ट्रांसफार्मर आपने जगह जगह देखे हैं लगे हुए ट्रांसफार्मर, हमारी कॉलोनी में चारों तरफ लगे हुए हैं। ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? तो आंसर है ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि वोल्टेज को चेंज करने के काम में आती है। अगर मुझे अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए 9 वोल्ट चाहिए और हमारे घर में 220 वोल्ट सप्लाई है, तो मैं एक मशीन यूज करूंगा, दैट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करेगी? वोल्टेज को चेंज करेगी। इसी तरह से अगर कंप्यूटर चलाना है जो 32 वोल्ट पे चल रहा है और हमारे घर में 220 वोल्ट सप्लाई है, तो हम एक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे जो कि वोल्टेज को बदलेगा। तो पावर सप्लाई की जो वोल्टेज होती है उसको चेंज करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, दैट इज ट्रांसफार्मर। ये इसका इंट्रोडक्शन। तो पहला नोट करिए इंट्रोडक्शन। Introduction. It is a device which is used to change the voltage. ये डिवाइस किस प्रिंसिपल पर चलती है? फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? तो नोट करिए ट्रांसफार्मर एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसकी वर्किंग में वो आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। Okay. Transformer has got two major portions, two major parts. One is made of soft iron, other is made of copper. There is a soft iron core. Soft iron core and copper winding. इन प्रिंसिपल हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं। ये एक लोहे की पट्टी है, ये एक लोहे की पट्टी है और सॉफ्ट आयरन की। इस पर हमने वार्निश कर दी, इंसुलेट कर दिया। इसको वार्निश में डुबाया, डुबाकर निकाला, इंसुलेट कर दिया, सुखा लिया। ऐसे ही और बहुत सारी पट्टियां तैयार कर ली। इन सब पट्टियों को तैयार करके ऐसे आपस में जोड़ दिया, जोड़कर उनको नट बोल्ट लगाकर या रिवेट लगा के आपस में टाइट कर दिया। तो हमारे पास जो चीज तैयार होती है वो इस तरह से है। ये पट्टी, इसके पीछे एक पट्टी, फिर उसके पीछे एक, फिर उसके पीछे एक, ऐसा। इस तरह से अगर हम बहुत सी पट्टियों को आपस में जोड़ देते हैं, इन पट्टियों के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टेपल। आपने स्टेपलर देखा है? स्टेपलर में बहुत सारी पट्टियां आपस में जुड़ी रहती हैं, तो ये स्टेपल्स है।
वार्निश किए हुए हैं, इंसुलेटेड हैं, और एक के पीछे एक ऐसा रखकर आपस में जोड़ के यहां से इसको रिपीट कर देते हैं। अब ये एक सॉलिड लोहे का पीस तैयार हो गया, मोटा लोहे का पीस। अदरवाइज एक शीट लेते तो पतली होती है। अब ये सॉलिड लोहे का पीस मोटा तैयार हो गया। अब इसको हम वाइंडिंग कर सकते हैं। इसको वाइंडिंग करने के लिए यहां पर कॉपर वायर इस पर लपेटते हैं। और दूसरी साइड में भी कॉपर वायर लपेट देते हैं। दोनों तरफ हमने तार लपेट दी ऑन द टू साइड्स। ये कॉपर वायर है। दीज कॉइल्स आर नोन एज प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट में नोट करिए, there is a soft iron core, there is a soft iron core made of insulated staples, full stop. A coil is wound on one arm of this core. Another coil is wound on the same frame on any side. इसका ये मतलब है कि ये जो दूसरी वाली कोर है इसको यहाँ लपेटना जरूरी नहीं है। हम इसको यहाँ भी लपेट सकते हैं, यहाँ भी लपेट सकते हैं, और अगर हम चाहें तो ये हमने एक बनाया हुआ है। प्रैक्टिकली हमारे ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं। यहाँ पर ये स्टील है और ये कैप है, तो यहाँ पर हम पहले एक ऐसे तार लपेटते हैं, दिस इज प्राइमरी, और इसी के ऊपर एक दूसरी तार लपेट देते हैं, दिस इज सेकेंड। ये भी करते हैं और यही प्रैक्टिकली अभी ज्यादा चलता है। ठीक है, प्रैक्टिस में ऐसा होता है, ये इन प्रिंसिपल पढ़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद और भी लिख सकते हैं, द होल सिस्टम इज kept in oil to take out the heat, during working. Take out the heat during working. Okay.
उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग। वर्किंग में 4 लाइन नोट कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन की जो वर्किंग होती है वही हम लोग इसमें लिखेंगे। नोट करिए, when AC is connected to the primary, when AC is connected to primary as input, then due to change of electric current, the magnetic field change. Due to change of current, magnetic field change. Due to change of magnetic field, the magnetic flux linked to the coil keep on changing. Full stop. Since soft iron is a good ferromagnetic material, the magnetic field spread through it all over the core. इसका क्या मतलब है? इसका कोर, CORE, इसका ये मतलब है कि यहां पर करंट फ्लो कराने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बाहर नहीं जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड यहां बना ऐसा, फिर यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? क्लोज्ड लूप्स होती है। तो ये लूप ऐसा बना, दूसरे का लूप ऐसा बना। ये लूप इसके बाहर क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और ये सॉफ्ट आयरन सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर रखता है, बाहर नहीं जाने देता। इसलिए सोचिए, अगर इसने 100 लाइंस बनाई हैं तो इसके साथ कितनी लाइन टच होंगी? 100। अगर कोई दूसरा मटेरियल होता जिसकी परमिटिविटी दूसरी होती, फेरोमैग्नेटिक नहीं होता, तो ये 100 लाइन बनाता, ये यहाँ 50 टच कराता। तो सॉफ्ट आयरन कोर का मीनिंग समझ में आया? सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है? इट ट्रांसमिट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑल ओवर द कोर यूनिफॉर्मली एंड एफिशिएंटली। ये भी आपने लिखा, ओके। नेक्स्ट लिखिए, द सेकेंडरी कॉइल is connected with this magnetic flux, is connected with this magnetic field, carried by the core, full stop. Since the magnetic field is varying, the flux linked to secondary is also varying.
the flux linked to secondary is also varying. Full stop. Therefore, an EMF is induced. Therefore, an EMF is induced across secondary. Therefore, an EMF is induced across secondary. ठीक है? तो सीक्वेंस देखिए, यहां पर हमने ये करंट का वेरिएशन किया. कौन सी करंट है? एसी. करंट का वेरिएशन होने से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये इसका अगर आई वेरी होगा तो इसका बी भी वेरी होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होता है. अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी होता है तो इसके साथ जो मैग्नेटिक फील्ड टच होता है वो भी वेरी होगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ टच होता है तो वो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स. तो इसके साथ फ्लक्स बना. अब फ्लक्स इसके बराबर होता है B इंटू ए. अगर B वेरी हो रहा है तो फ्लक्स भी वेरी होता है. अगर फ्लक्स वेरी होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? ये EMF प्रोड्यूस करेगा. इसलिए यहां पर EMF प्रोड्यूस होता है. ठीक है? तो इस तरह से ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हुआ और सेकेंडरी में हमको EMF मिला. दिस इज वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ठीक. नेक्स्ट लिखिए कैलकुलेशंस. At any instant, let rate of change of flux. Let rate of change of magnetic flux in the core. No, rate of change of magnetic flux linked to one coil d phi by dt. फ्लक्स का नोटेशन क्या है? फाई. तो चेंज इन फ्लक्स का d phi, टाइम का dt. तो d phi by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. किसके साथ टच होता है? ये कॉइल के साथ. ओके. अगर ये एक कॉइल के साथ d phi by dt फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें EMF कितना बनेगा? Therefore, induced EMF in each coil, each turn. हर एक टर्न के साथ में कितना EMF बनेगा? d phi by dt. This is EMF induced in one turn. अब यहां पर जो प्राइमरी है, let there be n turns in the primary. Then EMF across is EP is equal to NP d phi by dt. ये हो गया.
जिस समय इस कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे चेंज हुआ, कितना d∅dt, उस समय प्राइमरी में कितनी वोल्टेज आ जाएगी, Np इंटू d∅dt, और ठीक उसी पॉइंट पर सेकेंडरी में कितनी वोल्टेज आ जाएगी, Ns d∅dt। ये सेकेंडरी की वोल्टेज और ये प्राइमरी की वोल्टेज, क्या चीज दोनों में कॉमन है? यस, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज हो रहा है वो तो एक ही कोर में हो रहा है, वो दोनों में कॉमन, ठीक है। और ईएमएफ किसके कारण से बदल रहा है? तो आंसर है ईएमएफ इसके कारण से बदल रहा है ये। अदरवाइज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ वन टर्न तो एक जैसा ही है। अब एक में हमने 100 टर्न बना दी तो 100 ई बने और आपस में जुड़ गए, तो वो ई उसका बढ़ गया। दूसरे में हमने 200 टर्न लगा दी तो उसमें 200 बार ई बना, आपस में जुड़ गया, तो उसका इलेक्ट्रिक वोल्टेज 200 हो गया, तो ये बन गए। अच्छा, अब ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। Equation 2 by 1, what do we get? Es upon Ep is equal to Ns upon Np. Es upon Ep is equal to Ns upon Np. और EMF across secondary is equal to Ns upon Np multiplied by Ep. ट्रांसफॉर्मर रेशियो। हम जब एक ट्रांसफॉर्मर बनाते हैं तो यहाँ कुछ टर्न लपेट देते हैं, यहाँ टर्न लपेट देते हैं, दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अब ये ट्रांसफॉर्मर रेशियो कैसा हो सकता है? देखिए, यहाँ हमने 1000 टर्न बनाई, 1000, यहाँ भी 1000 बनाई, तो रेशियो कितना हो गया? 1:1। तो ES किसके बराबर हुआ? EP। अगर हमने इसको कर दिया 2000 और इसको कर दिया 1000, 1000, तो सेकेंडरी में जो EMF मिलेगा कैसा मिलेगा? 2 टाइम्स EP, ज्यादा मिलेगा। अगर हमने यहाँ 100 वोल्ट दिया तो वहां हमको 200 वोल्ट मिला। अब देखिए, NP को हमने रखा 100 टर्न्स और NS को कर दिया 1000 टर्न्स, 10 गुना बढ़ गया। तो अब हमको ES कैसा मिलेगा? 10 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। इस तरह से हम वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो क्या होता है? NS upon NP। उल्टा भी हो सकता है कि हम NP को ज्यादा दें और NS को कम दें, तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ अगर हम वोल्टेज ज्यादा देंगे तो उधर वोल्टेज हमको कम मिलेगी, ई सेकेंडरी कम मिलेगी। अगर हमने NS में 100 टर्न्स दिए और इसमें 1000 दिया तो हमको 100 upon 1000, 1/10 मिलेगा EP का। तो अगर हमने ई प्राइमरी 220 वोल्ट अपने घर का लगाया तो सेकेंडरी में हमको कितना मिलने वाला है? 22 वोल्ट। और यही हम लोग करते हैं जब हम अपने कंप्यूटर मोबाइल चार्ज करके बनाते हैं, सब में ये वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। ओके, सो दिस इज calculation of the transformer. Ugly calculation. This NS upon NP, this may be more than 1, this may be less than 1.
मोर देन मतलब ये बड़ा और ये छोटा। अगर ये बड़ा और ये छोटा है तो इसकी वोल्टेज हमको कैसी मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। ऐसे ट्रांसफार्मर कहलाते हैं वोल्टेज ज्यादा करने वाले, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। There are two types of transformers, step up। Step up में क्या होगा? NS upon NP should be more than 1। और इसको हम क्या यूज करेंगे? This we will use to increase voltage। NS upon NP is more than 1. So ES will be larger than EP. दूसरा step down। To decrease voltage। NS upon NP is less than 1। तो इसमें सेकेंडरी की वोल्टेज हमको कैसी मिलेगी? लेस देन प्राइमरी। ये हो गया स्टेप अप और ये हो गया स्टेप डाउन। तो वोल्टेज बढ़ानी है तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करना है? स्टेप अप। और वोल्टेज कम करनी है तो स्टेप डाउन। ये दो तरह के हो गए ट्रांसफार्मर। अब अगली चीज लेते हैं करंट ट्रांसफॉर्मेशन। करंट ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा देखिए यहां प्राइमरी से हमने इसको 500 वॉट पावर दी, तो सेकेंडरी से हम ज्यादा से ज्यादा कितनी पावर ले सकते हैं? तो आंसर है 500 वॉट ही ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी पैदा करने वाली मशीन नहीं है और एनर्जी में कंजर्वेशन का लॉ होता है। जितनी एनर्जी हम किसी मशीन को देंगे उतनी ही एनर्जी वो हमको वापस कर सकती है। कुछ वेस्ट करेगी तो उससे कम कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे सकती। तो अगर हम ये मान लें कि ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, किसी तरह का लॉस नहीं होता, तब भी जितनी एनर्जी हम इसको इनपुट में देंगे उतनी एनर्जी हमको ये आउटपुट में देगा और उससे हम करंट का ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो नोट करिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉस, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉस फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, power input is equal to power output। power input is equal to power output। power input क्या होगी? power is equal to E into I, E primary multiplied by I primary। power output होगा E secondary multiplied by I secondary। ओके और इसमें देखिए IS अपॉन IP, IS अपॉन IP इज इक्वल टू EP अपॉन ES और EP अपॉन ES किसके बराबर होता है?
NP अपॉन NS इन ट्रांसफॉर्मर, और ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का रिवर्स है। This is reverse of transformer ratio. That is अब यहां पर ये रेशियो देखिए, IS न्यूमरेटर में है और NS डिनोमिनेटर में। जितना नंबर ऑफ सेकेंडरी की टर्म्स बढ़ती जाएंगी उतनी ये करंट कम होती जाएगी, और जितना ये कम होगा उतनी ये करंट बढ़ती जाएगी। ये वाला जो रेशियो है NS अपॉन NP, ये क्या कहलाता है? NS अपॉन NP होने से ट्रांसफॉर्मर रेशियो, NP अपॉन NS उसका रिवर्स। तो इसका ये मतलब है कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में E सेकेंडरी बढ़ती है तो IS का क्या होगा? कम हो जाएगा। यहां से हमको पता लगता है कि अगर E सेकेंडरी को हम बढ़ाते हैं तो ये कम करंट जाएगी। E सेकेंडरी को बढ़ाने के लिए कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है? स्टेप अप। यानी अगर हम स्टेप अप यूज करेंगे तो करंट का क्या होगा? द करंट विल इंक्रीज। तो नोट कर लेते हैं, स्टेप अप डिक्रीज करें। If we want to decrease current, what should we use? Step up. Step down. Increase current. करंट को बढ़ाना है तो स्टेप डाउन यूज करेंगे, करंट को कम करना है तो स्टेप अप यूज करेंगे। दिस इज फॉर द ट्रांसफॉर्मर। तो ये हमने देखा कि जो वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर का काम है, करंट उससे उल्टा है। अब हमारी इच्छा है कि हम करंट को कम या ज्यादा करना चाहें, वोल्टेज को कम या ज्यादा करना चाहें, उस तरह से हम ट्रांसफॉर्मर यूज कर सकते हैं, और हमारे पास उसका फॉर्मूला भी है, ES अपॉन EP, IS अपॉन IP, दोनों का फॉर्मूला है। ओके, इस फॉर्मूले को यूज करके हम आगे कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके बाद जब ये ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं तो क्या वाकई पूरी की पूरी एनर्जी जो हम प्राइमरी में देते हैं हमको सेकेंडरी में मिलती है? आंसर है नो, उसमें थोड़े से लॉसेस होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर ड्यूरिंग operations, some energy is lost. During operations, some energy is lost in the transformers. There are following type of losses. There are following type of losses. Flux losses. Okay, detail में, the flux made by primary may not completely link with secondary. And there may be certain leakage. There may be certain leakage due to some reason. ठीक, इसका ये मतलब है कि यहाँ हमने करंट बनाई, करंट चेंज हुई, यहाँ पे 1000 लाइनें बनी,
और इसको टच हुए 998, 2 लॉस होंगे, तो उसका इफेक्ट कम आएगा, दैट इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। सेकेंड, आयरन लॉसेस। Due to magnetization and demagnetization, eddy currents are formed in the iron core. Eddy currents are formed in the iron core. Due to this current, lot of heat is generated. This is called iron losses. एडी करंट कहाँ बनती है? तो आंसर है एडी करंट आयरन कोर में बनती है, इसलिए लॉसेस का नाम क्या रख दिया गया? आयरन लॉसेस। इसमें कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डू वी अवॉइड दीज एडी करंट्स? तो इसी में उसका आंसर लिख सकते हैं। पहले इसको जरा समझ लीजिए, एडी करंट्स को कैसे हम उसका इफेक्ट कम करते हैं। इसका जो स्टेपल्स बने रहते हैं कोर के, उस स्टेपल की एक स्पेशल शेप हम देते हैं, वो स्पेशल शेप ऐसी होती है। ये उसकी शेप है, ये आयरन है और ये नीचे की पट्टी। इसमें जब फ्लक्स चेंज होता है तो एडी करंट बनती है। एडी करंट, कोई भी करंट का फॉर्मूला क्या होता है? E/R। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम बनेगी। यहां पर जब एडी करंट बनती है तो एडी करंट का तरीका क्या होता है? किनारे किनारे चलती है और ऐसे लूप बनाती है। कहां स्टार्ट होती है? सेंटर में कि किनारे में? तो आंसर है किनारे से स्टार्ट होगी, सेकेंड लूप लगेगा तो उसके अंदर बनेगा। तो पहला लूप जो इसका बनता है, देखिए यहां बनता है, ये ऐसे, फिर ऐसा, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हमने ऐसी ई शेप बना के क्या किया? तो आंसर है ई शेप बना के हमने इसका रास्ता लंबा कर दिया। अदरवाइज ये ऐसे चली जाती। रास्ता लंबा होने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से इसकी करंट कम हो गई। अगर इसकी करंट कम हो गई तो इसकी हीट का क्या होगा? हीट इसकी स्क्वायर के टर्म में कम हो जाएगी। इस तरह से एडी करंट का हीट फॉर्मेशन हम कम करते हैं। लेकिन ये शेप ऐसा सामने से, साइड से क्या करेंगे? ये इधर से, यहां भी तो करंट ऐसे चल सकती, तो साइड वाली ये हमने क्या किया है? सामने की करंट को कम करने के लिए इसको ऐसा ई बना दिया, तो ऐसा लंबा हो गया। लेकिन इधर जो हमने सब जोड़ दिए हैं, ये तो फ्लैट है, इस फ्लैट में ऐसे एडी करंट फ्लो कर सकती है। इसको कैसे कम किया जाता है? तो आंसर है, जब हमने इसको बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, तो किससे कंस्ट्रक्ट किया? स्टेपल से। स्टेपल क्या होती है? पट्टियां। बहुत सारी पट्टियों को जोड़ा और उस समय हमने यूज किया कि हर पट्टी को इंसुलेट किया, वार्निश किया। ये शुरू में आपने नोट किया। तो एक पट्टी, उसके बाद दूसरी पट्टी, दोनों के बीच में क्या है? वार्निश। वार्निश इंसुलेटर होती है, बैड कंडक्टर। तो यहाँ पर ऐसे अगर 100 पट्टियां हमने लगाई तो 100 लेयर किसकी आ गई? वार्निश की आ गई, पॉलीथीन जैसी वार्निश। और वो क्या है? बैड कंडक्टर। अब यहां से अगर करंट ऐसे फ्लो होगी तो उसके बीच में रेजिस्टेंस आएगा,
वो 100 इंसुलेशन का, उस रेसिस्टेंस के कारण इसका रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। करंट की वैल्यू कम होगी, हीट कम होगा। तो इधर से हमने करंट कम की ई शेप के कारण, इधर से हमने करंट की वार्निश के कारण, दोनों तरफ से एडी करंट कम कर लेते हैं, तो उससे हीट की वैल्यू कम हो जाती है। फिर भी बहुत इसमें हीट जनरेट होती है एंड देयर इज क्वाइट अ लॉट ऑफ लॉसेस। ओके, दीज लॉसेस आर नोन एज आयरन लॉसेस। तो एक चीज याद रखिए, इसका एक 1 मार्क क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाई डू वी यूज इंसुलेटेड स्टेपल्स? तो आंसर क्या होगा, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट। समझ में आया? दूसरा, हाउ डू वी रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट? वी यूज staples which are insulated. Okay. Third is copper losses. Copper losses. हाँ, इसमें कॉपर का क्या बना हुआ है? तो आंसर वाइंडिंग वायर बना हुआ है कॉपर का। उसमें जब करंट फ्लो होती है तो वो हीट होती है, इस फॉर्मूला से I स्क्वायर आर, और वो जो हीट निकलती है दैट इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। तो नोट कर लीजिए, द करंट थ्रू कॉपर वाइंडिंग generate heat according to relation H is equal to I square R. H equal to I square R. This loss is copper loss. This loss is copper loss. Number 4, hysteresis loss. Due to continuous magnetization and demagnetization, hysteresis takes place. And that is a loss of energy. हिस्टेरेसिस हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं मैग्नेटिज्म में, इसलिए इसको दोबारा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हिस्टेरेसिस अपना इफेक्ट दिखाता है और उसके कारण एनर्जी लॉस होती है। Last, losses due to sound. Losses due to sound. जब भी आप ट्रांसफार्मर के पास से जाते हैं तो आपको एक गूंज की आवाज़ सुनाई पड़ती है, गूंज करके आवाज़ सुनाई पड़ती है। ये आवाज़ और भी बहुत सारी चीज़ों में सुनाई पड़ती है, ट्यूबलाइट में भी सुनाई पड़ती है। ये आवाज़ कहाँ से आती है? साउंड का आना अपने आप में एक एनर्जी है। साउंड इज एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से बन रही होगी?
पक्का है हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, उसी में से कुछ एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज ए लॉस. सो इफ एनी मशीन मेक्स अ साउंड, दैट मींस इट इज लूजिंग सम एनर्जी फॉर नॉन प्रोडक्शनल वर्क. तो ये जो एनर्जी होती है ट्रांसफार्मर में साउंड के कारण, दैट इज ए लॉस ऑफ एनर्जी. ये साउंड आता कहां से? तो इसका आंसर है ऑल द स्टेपल्स व्हिच आर बाउंड टुगेदर. इसके ऊपर नीचे रिपीट लगे हैं, इस तरह से पट्टियां साथ में हैं. जब इसका मैग्नेटाइजेशन होता है तो मैग्नेट में हमको मालूम है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर. तो ये पट्टियां एक दूसरे को ऐसे रिपेल करती हैं, और फिर जब मैग्नेटाइजेशन खत्म होता है तो फिर ऐसा सीधी हो जाती है. तो दूर होती है फिर सीधी होती है, दूर होती है फिर सीधी होती है. तो जब सीधी होती है तो ऐसे आपस में टकराती है, और दूर होती है फिर ऐसा सीधी होती है. तो ये जो साउंड पैदा होता है उनके आपस में टकराने का, ये साउंड लगातार ऐसे पैदा होता रहता है 1 सेकंड में 50 टाइम्स, बिकॉज ऑफ साइकिल इज 50 साइकिल्स पर सेकंड. तो ये जो साउंड पैदा होता है ये वहां से होता है. तो ये कहां से आएगा? कोर से. ये जो कोर की स्ट्रिप्स है, ये स्ट्रिप्स आपस में टकराती है, यहां से साउंड पैदा होता है. क्यों टकराती है? मैग्नेटाइजेशन और डिमैग्नेटाइजेशन से ये साउंड पैदा होता है. और साउंड कहीं से भी पैदा हो, इट इज ए लॉस ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो नोट कर लीजिए. द स्टेपल्स इन द कोर स्ट्राइक ईच अदर ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन. द स्टेपल्स ऑफ कोर strike each other due to magnetization and demagnetization. This create a sound. This create a sound which is a loss of energy. Which is a loss of energy. और जहां भी इस तरह की कोर बनी होती है, जैसे ट्यूबलाइट के चोक में, ट्यूबलाइट के चोक में यही चीज यूज की जाती है. इसलिए आप देखते हैं कोई कोई चोक में आवाज आती है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट पुअर क्वालिटी. ऐसा होता है. सो दीज आर दी लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर. ओके, उसके बाद देखिए, ड्यू टू दीज लॉसेस no transformer is 100% efficient. No transformer is 100% efficient. But practically we get very efficient transformers. Practically we get very efficient transformers. हाँ, ये क्वेश्चन सुनिए, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है. A power transmission line feed input power at 2300 volt. Okay, to a step down transformer 2300 volt. ये क्या चीज है? 2300 volt is feed as input power. ये input हो गया. To a step down transformer with primary winding having 4000 turns. तो 4000 turns क्या चीज है? NP, correct? NP 4000. अब उसके बाद है, what should be the number of turns in secondary? What should be the number of turns in secondary to order to get output power of 230 volt? E output we want 230. E secondary, this we want 230 volt. Okay, ये सबसे इसका प्रिलिमिनरी क्वेश्चन है, इसको बनाइए.
क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यस, वेरी गुड। क्या यूज किया हमने? ES अपॉन EB इज इक्वल NS अपॉन N। सो ES upon EB 230 upon EB 2300 is equal to NS निकालना है हमने और NP 4000। So NS is equal to 4000. So number of turns in secondary should be 400। और उसके ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करते हैं? क्वेश्चन को सुनिए, ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। देयर इज अ स्मॉल टाउन विच हैज अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट। दिस इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक प्लांट। 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक प्लांट which is generating power at 440 volt। ये जो पावर हाउस पावर बनाता है इसकी वोल्टेज कितनी है? 440। ओके। The resistance of the two wire line carrying power is 0.5 ohm per kilometer। हर 1 किलोमीटर में कितना रेजिस्टेंस हो जाता है? 0.5। ओके। The town gets power from the line। This town gets power from the line through a transformer which is a stepped up transformer and its specification is 4220 volt। इधर 4000 देंगे तो इधर कितना मिलेगा? 220, क्योंकि इसको 220 चाहिए। ओके। stepped up transformer at a substation in the town। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस। हमको क्या क्या निकालना है? लाइन पावर लॉस। दूसरा हमको निकालना हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई पावर बाय प्लांट। And third, characterize the step-up transformer at the plant। Okay। उस ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन हमको चाहिए। ये इतनी सारी चीजें चाहिए। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले हमको निकालना है लाइन पावर लॉस। लाइन पावर लॉस हीट के कारण होता है और हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I²R। इसके लिए हमको दो फिगर चाहिए, एक R और एक I। इस लाइन का रेजिस्टेंस कितना है? resistance of line 0.5 multiplied by 15 multiplied by 2। क्यों 2? दो लाइनें हैं इसलिए टोटल कितना होगा? 15 × 2 और 0.5 किलोमीटर, तो ये कितना आ गया? 15 ओम। ठीक है। So this is 0.5 × 2 is 1, 1 × 15, 15 ohm। This is resistance R। अब I की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I की वैल्यू निकालने के लिए हमको देखना है कि इसको पावर कितनी चाहिए, और ये पावर यहाँ इस लाइन में जो आ रही है कितने से आ रही है? 4000 वोल्ट। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज इक्वल टू V × I। पावर इसे कितनी चाहिए?
800 किलोवाट। 1 2 3 कितने वॉट हो गया? दिस इज इक्वल टू V। V कितना है? 4000 मल्टीप्लाइड बाय I हमको निकालना है। तो बताइए I कितना हुआ? I इज इक्वल टू 200 एम्पियर। तो यहां पर कितनी करंट फ्लो हो रही है? 200 एम्पियर। ठीक है, देखो 200 इंटू 4000 इज इक्वल टू 8 लाख। 8 लाख इसको चाहिए। ओके, अब इस लाइन का रेजिस्टेंस है 15 ओम और करंट है 200 एम्पियर। तो हम निकाल सकते हैं हीट लॉसेस। Therefore, heat losses. कितने लॉसेस आ गए? 600 किलोवाट। दिस इज द पावर लॉस। ये हमने पावर लॉस निकाला, लाइन पावर लॉस। इस टाउन को जरूरत कितनी है? 800 किलोवाट। उसके लिए रास्ते में ही कितना लॉस हो जा रहा है? 600 किलोवाट। Which is a very high loss. तो पावर हाउस से इसको कितनी एनर्जी भेजनी पड़ेगी कि इसको 800 पहुंच जाए? पावर बाय द प्लांट। तो प्लांट कितनी पावर बनाकर भेजेगा? 1400। रास्ते में कितनी उड़ जाएगी? 600। और टाउन को कितनी मिलेगी? 800। थर्ड क्वेश्चन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिकेशन क्या है? ये जो ट्रांसफार्मर यहाँ लगा है, ये यहाँ पर कितनी वोल्टेज बनाकर भेजेगा? इधर कितनी वोल्टेज चाहिए हमको? 4000 वोल्ट यहाँ चाहिए। तो यहाँ कुछ वोल्टेज का ड्रॉप भी होगा, तो इसकी यहाँ पर जो वोल्टेज निकलेगी वो 4000 से ज्यादा होगा। जो कम होते होते 4000 रहेगी। पावर कितने पे बना रहा है? 440। और यहाँ पर 4000 से भी ज्यादा चाहिए, तो ये कैसा ट्रांसफार्मर होगा? स्टेप अप। ये हमको स्पेसिफिकेशन इसका देना है, यानी यहाँ की वोल्टेज बतानी है। यहाँ की वोल्टेज हम कैसे बताएंगे? यहाँ की वोल्टेज बताने का बड़ा इजी तरीका है। वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला आपको मालूम है, किरचॉफ लॉ में आपने पढ़ा है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्या फॉर्मूले से? V इज इक्वल टू व्हाट? V इज इक्वल टू, सबको मालूम है, V इज इक्वल टू I इंटू R। मालूम है सबको? किरचॉफ लॉ में भी हर रेजिस्टेंस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? I इंटू R। यहां पर I कितना फ्लो हो रहा है? ठीक है, R कितना है? तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द
सप्लाई इज इक्वल टू I इंटू R। I कितना है 200, R कितना है 15, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 3000 वोल्ट। और यहां हमको देना कितना 4000, तो यहां कितने वोल्ट देने पड़ेंगे? यस, देयरफॉर आउटपुट ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा? दिस ट्रांसफॉर्मर इज 440 7000 वोल्ट। ये इसका स्पेसिफिकेशन है। तो ट्रांसफॉर्मर में इससे और ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते। दिस इज वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। इसमें आप ये देख रहे हैं एक चीज कि लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर हमको 800 किलोवाट पावर चाहिए तो 600 किलोवाट लॉसेस हो रहे हैं। इसी के बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये दिया है कि अगर हम ये वाला ट्रांसफॉर्मर हटाकर 440 to 40,000 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर लगा दें, 40,000, तो क्या होगा? तो आंसर है, ये लिखा हुआ है, the replacement of earlier transformer by a 40,000 to 20 volt step down transformer। ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर है इसको 40,000 कर दें, फिर क्या होगा? तो आंसर है ये 40,000 है, तो अब हमको यहाँ वोल्टेज क्या चाहिए 40,000। पावर कितनी चाहिए हमको? ये 800 किलोवाट, लेकिन अब कितनी वोल्टेज पर आ रही है वो 40,000। तो इसको हमने 40,000 किया तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई 20 एम्पियर। अगर करंट इसमें अब 20 एम्पियर हो गई तो हीट कितनी हो गई 20 इंटू 20 400, 400 इंटू 15, दैट इज, यस, दिस इज इक्वल टू 61 टू दिस इज इक्वल टू 6 किलोवाट। पहले लॉसेस कितने हो रहे थे 600 किलोवाट, अब कितना लॉस हो रहा है सिर्फ 6 किलोवाट, विच इज नेग्लिजिबल। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि अभी हमने ट्रांसमिशन किस पे किया 40,000 वोल्ट। तो ट्रांसमिशन किस पे करना अच्छा है, लो वोल्टेज पे कि हाई वोल्टेज? हाई। इसलिए दूर के जितने ट्रांसमिशन है सब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पर किए जाते हैं ताकि करंट कम रहे। करंट कम होने से हीट फॉर्मेशन हमेशा कम हो जाएगा, लॉसेस कम हो जाएगा। अब पावर हाउस वाले को कितनी पावर सप्लाई करनी पड़ेगी? तो आंसर है उनको अब सप्लाई करना पड़ेगा ओनली 806। तो पहले 1400 सप्लाई करनी पड़ती थी, अब 806। तो जो बाकी 600 बची उससे वो दूसरे गांव में भेज सकते। इसलिए सारा ट्रांसमिशन किस पर हमारा होता है हाई वोल्टेज। और हाई वोल्टेज के लिए हमको क्या चाहिए ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर किस पर काम करते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पे। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स किसका होता है? आंसर है अल्टरनेटिंग करंट का। इसलिए ट्रांसफॉर्मर सिर्फ किस पे काम करेंगे एसी। और हम लॉस नहीं करना चाहते। एक जगह यहां हमने पावर हाउस बनाया है और आसपास 500 किलोमीटर तक इसकी पावर जानी है, तो हमको कैसी पावर बनानी पड़ेगी एसी या डीसी? एसी, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसकी वोल्टेज हाई हो, वहां ट्रांसमिट हो, वहां जाके फिर लो हो और गांव में यूज हो। तो दोनों तरफ ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे और ट्रांसफार्मर एसी पे काम करते हैं। इसलिए हम वोल्टेज भी कौन सा बनाते हैं एसी। इसीलिए पूरे देश में कौन सा सिस्टम है एसी। इसलिए एसी ज्यादा पॉपुलर होती है बिकॉज ट्रांसमिशन इज
possible. ठीक है, with less losses. So ये इसका न्यूमेरिकल है, ये एग्जाम में मोस्टली आता है. So this is all about ट्रांसफार्मर. एक चीज छूट गई छोटी सी, नोट करिए, यूज ऑफ ट्रांसफार्मर. यूज नंबर 1, it is used for high voltage power transmissions. High voltage power transmission. Second, it is used for electronic devices. It is used for electronic devices where voltage requirement is low. Like TV, computers, mobiles, TV, computer, mobile charger, etc. Third, step-down transformers are used. Step-down transformers are used for electric welding. Because we need very large current. For heat requirements. ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा यूज करना? स्टेपर. और वेल्डिंग के लिए कौन सा यूज करना? स्टेप डाउन, क्योंकि हमको करंट ज्यादा चाहिए. जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा हीट बनेगी. ठीक है, सो दीज आर द मेन यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर्स एंड दीज आर वेरी लार्ज यूज. ओके, दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर.